कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से तारीख़ी और मिसाली, बल्कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो रिलीफ हासिल करने के बाद इमरान ख़ान नियाज़ी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक तो वो ये फरमा रहे थे कि जी मेरी गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ हुआ उसका जो है वो मुझे तो कोई इल्म नहीं था। हालांकि ये जथेबंदी, ये दहशतगर्दी और ये सारी मनसूबाबंदी, ये जो जाली प्लस्तर टांग पे चढ़ा के ये बैठे रहे हैं पिछले 8 माह, उसमें बाकायदा एक एक दिन इस बात के सबूत मौजूद हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। इन्होंने बाकायदा ये मनसूबाबंदी की और ये टारगेट बाकायदा लोगों को सौंपे हुए थे कि आपने इस सूरत में कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो आपने जो है वो किस किस जगह पे जो है वो आपने अटैक करना है। इस मकसद के लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई, पेट्रोल बम बनाने की। गोलेलें जो हैं वो आप देख लें, वो जीबी में भी वही हैं, पिंडी में भी वही हैं, कराची भी वही हैं और लाहौर भी वही हैं। बाकायदा जो है वो एक ही जगह से बनवा के उसके बाद लोगों में तकसीम की गई। तो ये सारी जो दहशतगर्दी हुई है, जो जथाबंदी हुई है, ये इस फितने ने एक मनसूबाबंदी के तहत करवाई है। यही वजह है कि हम ये बात बड़े यानी तवातर से ये करते रहे हैं कि ये एक फितना है। इसकी अगर सही शनाख्त और इसका इदराक ना किया गया और लोगों ने अपने वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया तो ये फितना इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अब इस फितने को मौका मिला तो उसने एक हादसे से जो है वो कौम को दो चार किया है और इस सारी दहशतगर्दी और जितनी भी जो है वो इसमें कौम को और मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचा है, लोगों की दिल आज़ारी हुई है, शुहदा की यादगारों के ऊपर इन्होंने आग लगाई है। अब MM आलम का जो जहाज़ जो कि हिंदुस्तान के लिए हजीमत और हमारे लिए फ़ख्र का बाइस था, अब उसे आग लगाने का क्या तुक बनता है, क्या जवाब बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस फितने ने लोगों के जहनों में डाली हुई थी। वो नफ़रत की सियासत जो इसने जो है वो शुरू कर रखी थी, ये उसका एक ट्रेलर है जो कि मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मुल्क और कौम के लिए जो है वो बेहतर हुआ कि इसकी शनाख्त हो गई है। हमें तो इसका इदराक था, लेकिन शायद बाज़ लोग जो है वो इस बात को उस सच्चाई के साथ और उस क्लैरिटी के साथ नहीं समझते थे जो इन 3 दिनों में सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। इनकी टेलीफोन कॉल्स, इनकी ऑडियोस, वीडियोस और वो तमाम चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया है वो मौजूद हैं। और ये लोग जिनको बाकायदा शनाख्त करके कि किस जगह पे आग लगाने में, तोड़ फोड़ करने में कौन कौन मुलव्वस था, कौन कौन मुसल्ला था, किसके पास क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सबूत के साथ जो है वो अदालत में इंसाफ के कटहरे में इनको लाया जाएगा और उसके मुताबिक जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो होगी। कल उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में दोबारा से, यानी पहली बात तो ये है
कि ये कितने दुख की बात है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इस सारे अमल को, जो कि एक दिन 2 दिन पहले हो चुका था, उसके ऊपर मज़म्मत का इजहार करते, इसे शर्म दिलाते, इससे सवाल करते। उन्होंने जो साथी जजेस साथ बैठे थे उनको भी सवाल करने से रोका, और फिर जो है वो उनसे ख्वाहिश का इजहार किया, यानी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैं वेलकम, आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आप इन वाक़यात की मज़म्मत कर दें। उसने आज तक जो है वो इन वाक़यात की मज़म्मत नहीं की। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस ख्वाहिश का उन्होंने एहतराम नहीं किया, और फिर उन्होंने कहा कि विश बेस्ट ऑफ लक। तो वो बेस्ट ऑफ लक जो थी अगले दिन फिर हाई कोर्ट में नज़र आ गई। हाई कोर्ट में जो है वो उनको इस तरह की अबूरी और प्रोटेक्टिव बेल्स मिली हैं कि जिनकी पाकिस्तान के या दुनिया में जो है वो मिसाल नहीं मिलती, कि जो केस दर्ज हो चुके हैं, जो आइंदा होंगे, जिनके मतलब मालूम है, जो अभी लामालूमत की जो है वो ज़ुमरे में हैं, उन सब में जो है वो आपको बेल है। यानी इस वक्त अगर वो कत्ल भी कर दें तो उनको गिरफ़्तार जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये बेस्ट ऑफ लक था। ये बेस्ट ऑफ लक जो है, इसके बावजूद उन्होंने कल दोबारा एक अदारा, जिस अदारे के ऊपर ये हमलावर हुए, एक मनसूबा बंदी के तहत दहशत गर्दी की, उनकी तनसीबात को, उनके घरों को जलाया लूटा, तो उनके ऊपर दोबारा जो है ये हमलावर हुए और फरमा रहे थे कि जी DGPR जो है वो DGISPR जो है वो, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उन्होंने अपने अदारे के मौक़िफ़ को इस जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के मुकाबले में बयान किया, तो फरमा रहे थे कि जी उन्होंने तो जी बहुत ज़्यादा बात कर दी है, उन्हें तो अब जो है वो सियासी जमात जो है वो बना लेनी चाहिए। तो आपको भी फिर जो है वो अब एक कलअदम जमात बना लेनी चाहिए। वैसे तो आपने जो कुछ कर दिया है उसके बाद आपका हल तो यही है कि इस जमात को जो है वो कलअदम करार दिया जाए, लेकिन बहरहाल ये एक लीगल प्रोसेस है, इसमें आगे जाके जो है वो इन चीज़ों का जो है वो ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसको बयान करने के बाद फिर वो कौम को किस तरह से जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि एक अहमक इंसान की निशानी यही होती है कि वो दूसरों को जो है वो अहमक समझता है। फरमाया कि जी 60 अरब रुपया जो है वो तो वहाँ पे अगर रहता तो वो वहाँ पे लिटिगेशन होनी थी, लिटिगेशन में पैसे खर्च होने थे, 100 मिलियन जो है वो खर्च हो जाना था। तो इसलिए मैंने तो कहा कि गवर्नमेंट के पास आएँ या सुप्रीम कोर्ट के पास आएँ, तो बात तो एक ही है। यानी ये इतराफ़ जुर्म है। उन्होंने इतराफ़ किया है कि वो 60 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो मेरे इंतज़ाम और तरीक़ाकार के मुताबिक आया है। ये इतराफ़ जुर्म है। तो अब जो वो कहते हैं कि जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है। पहला फ़र्क तो ये पड़ता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आया, ये उस प्रॉपर्टी फर्म या टाइकून जो है ये उसके अकाउंट में आया है। उसकी कोई 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी है जो सुप्रीम कोर्ट से उसके हक़ में फ़ैसला हुआ है, और उस फैसले के नतीजे में जो है वो जो बहरिया टाउन कराची, जो कि बल्कि कराची
जो है वो के बराबर ही तकरीबन वो शहर आबाद हो रहा है वहाँ पे। तो वो ज़मीन जो है, जो कि सरकारी ज़मीन थी, वो जो है वो ज़मीन उसको दी गई और उसके मुकाबले में वो 460 अरब रुपए जो है, जो कि अल्टीमेटली सिंध गवर्नमेंट के जो है वो अकाउंट में जाएगा, वो लाइबिलिटी है उसने, और उसने वो पैसे अपने पास से जो है वो जमा करवाने थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो भाई आपने ये पैसे जो हैं ये तो अपना कौमी ख़जाने के थे, ये तो वहाँ पे जो है वो इलीगल मनी पकड़ी गई और वहाँ के कानून के मुताबिक उसने आना था पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में। तो ये आपने जो है वो वहाँ पे लाने की बजाय आपने उसकी लाइबिलिटी एडजस्ट करवा दी, यानी उसकी जेब में डाल दिए, उसके अकाउंट में डाल दिए। तो ये कैसे हुआ कि जी इससे फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो इससे पड़ा है कि आपने जो है वो उस प्रॉपर्टी टैक्स ओन के अकाउंट में उसकी लाइबिलिटी एडजस्ट करवा दी, और उसके नतीजे में आपने 458 कनाल एक और 240 कनाल एक, ये को तकरीबन 700 कनाल जगह बनती है, जो कि अरबों रुपए की है, और वो आपने किस मकसद से हासिल की है? आपने ये जो है वो बारगेन किया, उसे 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, और उसके नतीजे में जो है वो ख़ुद ये 6-7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो हासिल की। जो आप कहते हैं कि जी मैंने ट्रस्ट बनाया है, वो भाई उस ट्रस्ट में कोई और नहीं हो सकता था। उस ट्रस्ट में सिर्फ आप हैं और आपकी अहलिया मोहतरमा हैं। उनके अलावा आप कहते हैं कि जी और सीरत के ऊपर कोई काम ही नहीं बेहतर कर सकता। तो वो ट्रस्ट जो है बनाया, उसमें कोई तीसरा ट्रस्टी भी नहीं है। और फिर वो यूनिवर्सिटी भी उन्हीं से बनवाई, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बनी है, उन्हीं से जो है वो 240 कनाल जो है वो फरा गोगी के नाम पे भी जो है वो आपने जो है वो ज़मीन लगवाई, उसे ही ट्रस्टी बना देते। ट्रस्टी जो है वो आप जो है वो ख़ुद बने हैं, और वो आपका ज़ाती ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में जो इख्तियारात हैं, किसी को अपनी वरासती जायदाद में भी वो इख्तियारात नहीं हैं जो एज़ ट्रस्टी आपको वहाँ पे इख्तियारात हैं। या तो ये ना कि पब्लिक वेलफेयर का ट्रस्ट आप बनाते, तो आपने ये यानी करप्ट मनी प्रॉपर्टी जो है वो आपने हासिल की, और उसके नतीजे में जो है वो कैबिनेट को भी आपने रिसीव किया, और वहाँ से जो है वो आपने जो है वो रिसीव करके उनको, तो ये आपने जो है ये डील की और ये करप्शन की। और अब आप कहते हैं जिससे जो है वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, साफ फ़र्क ज़ाहिर है, लेकिन ये इनकी एक कंसीडिंग जो है वो स्टेटमेंट है। अब आप देखें कि एक आदमी जो 60 अरब रुपए का डाका जिसने कौमी ख़जाने पे डाला, और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं ना तलाशी दूंगा, ना मुझसे कोई सवाल पूछे, ना मुझे कोई गिरफ़्तार करे, और अगर नैब का अदारा उसे गिरफ़्तार करता है तो उसके बाद वो एक स्पेसिफ़िक सिमत में एहतजाज करवाता है, और उसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान की जगहसाई करवाता है, लोगों के घरों को आग लगवाता है, और दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करवाता है। और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसे वेलकम किया जाता है, उसे बेस्ट विशेस का इजहार किया जाता है, और बेस्ट विशेस जो हैं अगले दिन फिर जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आती हैं, उसका भी जो है वो सारा जो है वो लोगों ने देख लिया है। और उसके नतीजे में पीडीएम ने अपना जो है वो एक एहतजाज जो है वो शेड्यूल किया है, और उसके मुताबिक वो कल जो है वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहते हैं। उस प्रोटेस्ट से मुतल्लक जो एजेंसीज़ ने मुझे इंफॉर्मेशन दी हैं वो काफ़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आने का जो है वो इरादा रखते हैं, और लोगों में गम और गुस्सा भी है, क्योंकि मोहतरम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रवैये की वजह से और 3 बेंच मेंबर
जो फैसले कर रहा है यकतरफा तौर पे, उन फैसलों की वजह से लोगों में गम और गुस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो एक मॉरल अथॉरिटी होती है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जो एहतराम, जो इज़्ज़त जो है वो लोगों के दिलों में होती है, उसकी वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, वो एक बहुत बड़ी सेफ्टी होती है। तो वो इस वक्त काफ़ी जो है वो यानी लोअर साइड पे है। तो इसलिए हमें ये अंदेशा है कि अगर ये एहतजाज जो है ये रेड ज़ोन में या शाहराए दस्तूर पे होता है, तो जिस तरह से इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़दशे का इजहार किया है कि उसे कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी एक मुश्किल जो है वो काम होगा। तो इस पर फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से मैंने ये डिस्कस किया, उनकी खिदमत में ये सारा उनको बताया। तो उनकी फिर हदायत पे जो है वो मैं और इसहाक डार साहब हम गए थे। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीडीएम के सदर हैं, और मैंने जाके उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि ये तादाद हमारी असेसमेंट या एक्सपेक्टेशंस है लोगों के आने की, और लोगों की अमूमी हालत जो है वो एजेंसी ने इस तरह से असेस की है कि लोगों में गम और गुस्सा है। तो आप मेहरबानी करके ये प्रोटेस्ट जो है इसको आउटसाइड रेड जोन जो है इसको आप मुंतकिल करें। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो अपने साथियों से और दूसरी जमातों के जो हेड्स हैं उनसे मुशावरत करके, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा जो है वो आपको इससे आगाह करूँगा। तो रात 10 बजे जो है वो दोबारा जो है वो उनसे मुलाकात है, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी इस दरख्वास्त को जो है वो पजीराई जो है वो बख्शेंगे। थैंक यू जी। क्वेश्चन शहजाद अली समा से। सर, मौलाना से जो आप मुलाकात के लिए गए थे ये प्रोटेस्ट बाहर शिफ्ट करने के लिए, तो इस हवाले से क्या तमाम जो दीगर पीडीएम की जमातें उनसे भी आपकी बातचीत हो चुकी है, और मौलाना का क्या रिस्पांस है? आप क्योंकि उनसे मिलकर आए हैं, अभी उनसे गुफ्तगू भी हो चुकी है आपकी, तो उम्मीद है कि ये रेड जोन से बाहर प्रोटेस्ट शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे आप? देखें, इसमें दीगर जमातों से तो बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पीडीएम के सरबराह जो हैं वो मौलाना फजल रहमान हैं। उन्होंने ही बतौर सरबराह के उन्होंने ये फ़ैसला अनाउंस किया, उनका ये फ़ैसला था, तो लिहाजा ये उनसे ही जो है वो रिक्वेस्ट करनी बनती थी। तो उनसे जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो एक हुकूमत के नुमाइंदा होने के नाते या वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी करते हुए जो है मैंने रिक्वेस्ट की है। बाकी वो इसके ऊपर क्या फ़ैसला फरमाते हैं ये तो रात 10 बजे पता चलेगा। तो उम्मीद तो मुझे है, उम्मीद के तहत ही मैं वहाँ पे हाज़िर हुआ था। अय्याज सैयद साहब जियो से। अच्छा, राना साहब ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एहतजाज का फैसला किया है, पीडीएम के वो सरबराह हैं, पीडीएम में ज़ाहिर है आपकी जमात के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी हैं, आसफ़ी ज़रदारी भी हैं, तो इन्होंने ये जो फैसला किया उनसे पूछे बगैर कर लिया? एक तो ये बताइए कि अकेले फैसला कर सकते हैं वो। दूसरा ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि जो जिस तरीके से इमरान खान साहब रिलीज़ हुए या पहले गिरफ्तार हुए थे और बाद में रिलीज़ हुए, एक मॉब ने जो कुछ किया वो भी हमारे सामने, अब शायद हुकूमत को शेक कर रही है, क्योंकि शायद उस तरीके से मुल्क में 245 भी, आर्टिकल 245 भी लगा हुआ था पंजाब में, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या हुकूमत की जो फैसला साजी है उसमें कोई कमी आ गई है या फैसला हो नहीं पा रहा है? ये प्रॉब्लम का ये दोनों सवाल। नहीं, 245 जो है वो उसकी आप जो ट्रू सेंस है वो फ़ौज इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ही उनको उन्होंने किसी जगह पे कोई ज़िम्मेदारी जो है वो देनी होती है। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर सेटअप है, उनको अगर किसी जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो तादाद भी टोटल 30 कंपनीज़ हैं, तो अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर उनको किसी जगह पे जो है वो डिप्लॉय करेंगे। देखें, ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं
वो जिस तरह से कलेक्शन कर रही हैं नहीं, लेकिन और सुन लेना वो जो एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, और उसके अलावा जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो सारे बयान भी तो दे रहे हैं ना कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की, किस किस तरह से हुई, कौन कौन उनको क्या क्या कहता रहा, किसने उस दिन उनको उकसाया, किसने उससे पहले जो है वो उनकी जेन साजी की। ये पूरी इन्वेस्टमेंट है, यानी पूरे 1 साल की इस फितने की इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के ऊपर जो ये सामने आई है। यानी ये देखें ना कि चंद 100 लोग जो है वो किसी शहर में, किसी ज़िले में कोई अवामी एहतजाज नहीं हुआ, कोई अवाम जो है वो बाहर नहीं आए, सिर्फ वही 200, 250, 150 वो लोग जो है वो सामने आके किस तरह से ट्रेंड तरीके से आग लगाते रहे हैं, किस तरह से जो है वो गलेल चलाते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब उसका कनेक्ट, अगर उसका कनेक्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं इन तमाम केसेस से, जराइम से, उसकी इमा पे जो सारा हुआ है, तो उससे जब जुड़ता है, एविडेंस सफ़ाए मिसल पे आती है, तो बिल्कुल उनको अरेस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है वो करना चाहिए। बाकी रही ये बात कि मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ैसला जो है वो पार्टी के सरबराहों से, तो इसमें देखें सरबराहों की जब मीटिंग होती है तो कल इत्तफाक से जो है वो हम तो वहाँ पे नहीं थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, तो उस वजह से जो है वो हम नहीं जा सके। लेकिन बहरहाल जो फ़ैसला पीडीएम के सरबराह ने किया है, पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं वो उनको उस फैसले में साथ हैं उनके। जान फरूक मलिक साहब। हाँ साहब, आप वज़ीर दाखिला भी हैं। 144 अगर इजाज़त मिलती है तो फिर वो आप उठाएंगे उसके हवाले से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? नंबर 1। नंबर 2, आपने काफ़ी दफ़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर इमरान गिरफ्तार होगा तो उसकी रिहेबिलिटेशन होएगी। उस हवाले से तो क्या उनके वो टेस्ट उससे आपने करवाए, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ बता दें। वो टेस्ट ही उसके होने थे, जिस वजह से उस दिन जो है वो आनन फानन जो है वो उनको बुलाया गया, और वो उनके टेस्टों का जो है वो फिर सिलसिला जो है वो नहीं हो सका। अब जब दोबारा पकड़े जाएंगे तो फिर टेस्ट होंगे उनके। 144 देखें जी, ये तो गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा। इस सिलसिले में सरेदस्त तो प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपना एहतजाज जो है वो आउटसाइड जो है वो रेड जोन रख लें। मजर इकबाल साहब। थैंक यू जी। खान मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क़यादत है वो वक्तन फ़ौक्तन मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ख़िलाफ़ बयानबाजी करती रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, आपकी अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा मिसाक होना चाहिए कि सिक्योरिटी का ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, इसके बारे में सियासतदानों को बड़ी एहतियात से लबकुशाई करनी चाहिए। 1। दूसरा सर, आप पहले आप इसका जवाब ले लें, सवाल सुन ले, आप फिर कटा जवाब दे दें। जी। दूसरा सर, आप राइट फ्रॉम द डे 1 ये कहते आ रहे हैं कि 200, 250, 200, 250, 200, 250 लोग थे, कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं निकले। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए तो हम जिन सिक्योरिटी के इदारों पे अरबों रुपया खर्च करते हैं, डोंट यू थिंक दे वर नॉट इन पोजीशन टू कंट्रोल 150-200 लोगों को? ये कंट्रोल ही नहीं कर सके। मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले देता हूँ। अगर 10 आदमी ट्रेंड, मुसल्ला, विद प्लानिंग, विद टारगेट जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग में आ घुसें, तो दिफाई या सिक्योरिटी अदारों को यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। और पेट्रोल फेंक के आग लगाने में तो जो है वो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 सेकंड लगते हैं। तो मामला ये है कि ये इस तरह से जो है ये एक दो वाक़यात हुए हैं जिनमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। जो लाहौर का वाक़या है उसकी अगर आप डिटेल में जाएं तो शायद इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये पब्लिक है, लोग हैं, चलो 200, 250, 300 लोग हैं, तो ये अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी देर चौक में बैठेंगे, नारे लगाएंगे, जिस तरह से सियासी वर्कर करते हैं, तो उसके बाद ये चले जाएंगे। इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे
जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। ये नई नीति सुन लें, इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये कोई सियासी वर्कर हैं, लेकिन ये शायद इदराक नहीं था कि ये दहशतगर्द हैं, ये ट्रेंड लोग हैं। इनको शुरू से पिछले 8 माह से ये ट्रेनिंग दी जाती रही है कि आपने फलां जगह पे जाना है और जाके वहाँ पे आग लगानी है, जो कि अब चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो इसमें मामला ये है कि ये जो है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरे दिन जो है वो आपके सामने है, जो तीसरे दिन एहतजाज हुए हैं और जो अदारों ने कंट्रोल किया है, उसके बाद किसी जगह पे भी जो है वो इन दहशतगर्दों और शरपसंदों को जो है वो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी जगह भी जो है वो कोई इस तरह का जो है वो नुकसान जो है वो कर सके। दूसरा जो आपने पहली बात की है कि मिसाक होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो कोई भी अदारा हो, वो अदलिया हो, वो जो है वो दिफाई अदारे हों, उनके ख़िलाफ़ या उनके किसी अमल के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिस्पेक्ट के अदारे में रह के अपना इजहार ख्याल करना या अपनी बात का इजहार करना जो है, ये हर सियासी रहनुमा का या सियासी कारकुन का जो है ये बुनियादी हक़ है। अगर आप ये बात करते हैं तो जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बात की थी एक जलसे में, उसमें उन्होंने नाम उनका साहिब लेके लिया था और एक स्पेसिफ़िक एक्शन, एक स्पेसिफ़िक अमल जो कि 2018 के इलेक्शन में हुआ, उसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की थी। और उस इलेक्शन के नतीजे में ये जो फितना इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ था और इसने जो तबाही की मुल्क की, उसकी ज़िम्मेदारी उन पे डाली थी। और इत्तफाक देखें कि जो बात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कमर जवेद बाजवा साहिब और फैज़ हमीद साहिब नाम लेके उनके बारे में की थी, बाद में उन्होंने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया। कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो इस बात को 10 दफ़ा तस्लीम कर चुके हैं कि हमसे ये गलती हुई है। तो इस हद तक जो है वो बात करने का जो है वो एक बुनियादी हक़ है पॉलिटिकल वर्कर्स का, सियासी रहनुमाओं का। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को ये सिखाएं, ये पढ़ाएं कि आप ये आग लगा दें, आप जो है वो शुहदा की यादगारों को जो है वो ह्यूमिलिएट करें, आप जो है वो इस तरह से जो है वो एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। इसका किसी को कोई हक़ नहीं पड़ता। एहतशाम पब्लिक से अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आपके एडवाइस पे अमल नहीं करते, क्योंकि कानून सिंध से उनको बड़े काफ़िले आ भी रहे, फिर उस सूरत हाल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्लामाबाद की है वो उनको फैसिलिटेट करेगी या फिर उनको रेड जोन में आने से रोकेगी? दूसरा ये बताइएगा सर कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जब इक़्तिदार में होती है तो उनका नुक्ता नज़र मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लेके कुछ और होता है, जब वो अपोजिशन में आ जाती हैं तो बिल्कुल उसके उलट होता है, मुखालिफ होता है। सर तो ये जो सिविल बालादस्ती है ये कम्प्रोमाइज़ क्यों हो जाती है जब इक़्तिदार? नहीं, देखें, सिविलियन बालादस्ती का ये मुराद तो नहीं है कि उनके घरों को जाके आग लगा दें आप। ना इस बात में सिविलियन बालादस्ती है कि आप उनको जो है वो गालियाँ दें। चलें, आप अगर किसी स्पेसिफ़िक एक्ट के ऊपर आपका नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ है, जिस तरह से अदलिया के आप अगर किसी फ़ैसले से जो है वो मुतफ़िक नहीं हैं तो आप ये रिस्पेक्टफुली आप एतराज़ कर सकते हैं। हम भी एतराज़ कर रहे हैं, हम 3 मेंबर बेंच के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस दिन के रिमार्क्स के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़ात के हवाले से कोई तज़हीक का लफ्ज़ तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये तो नहीं कहा कि उनको कोई जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स में रहना चाहिए, भले आप अपोजिशन में हो या आप जो है वो गवर्नमेंट में हो। पॉलिटिकल जमात जो है वो दोनों सूरतों में एक पॉलिटिकली उन्हें एक हक़ भी हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक उनके ऊपर जो है वो एक फ़र्ज़ भी है, उन एक लिमिटेशन भी है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जी अगर मौलाना इस बात को तस्लीम नहीं करते तो देखें, जब मैं इतना बड़ा अगर क्रॉस करके अभी से ये कह दूँ तो ये तो फिर उनके साथ भी ये ज़्यादती होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारी बात को जो है तस्लीम करेंगे। तो इसलिए मैं अगर के साथ जो है ना कोई तबसरा नहीं इसके ऊपर करना चाहता। थैंक यू। थैंक यू जी।